भाग 10। अभ्युत की गहराई से पूर्ण बातों को सुनकर मन्नत को बहुत अजीब एहसास हो रहा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अभ्युत के जुनूनी चेहरे को देख रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। अभ्युत उसके करीब जाने लगा तो मन्नत डर के मारी वहां से भाग गई, खुद को छुड़ाकर। अभ्युत उसे भागते हुए शिद्दत से देख रहा था। मन्नत किसी बच्ची की तरह बार बार पलटकर उसे देखती हुई भागी जा रही थी। अभ्युत के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ रही थी। मन्नत आगे बढ़ी और एक गाड़ी के पीछे जाकर छुप गई। गाड़ी से टिककर उसने गहरी सांस ली और बोली, हे भगवान, बड़ा अजीब आदमी है, पीछे ही पड़ गया है। पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया मुझे तो। मन्नत ने इतना ही बोला था कि तभी उसके कानों में बेहद आकर्षक आवाज सुनाई दी, कोई बात नहीं, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सब कुछ समझा देता हूँ बड़ी फुर्सत से। मन्नत के होश उड़ गए। उसने हिम्मत करके अपनी दाएं तरफ देखा तो डर गई। अभ्युत कार के पास खड़ा उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान थी जो बेहद खतरनाक साबित हो रही थी। मन्नत की आंखें बड़ी हो गई और वो डरते हुए बोली, पापा। अभ्युत कार से बड़ी स्टाइल से टिक गया था और अपनी पैंट की जेब में हाथ डालकर रौब से बोला, बच्ची, हर जगह पापा नहीं आते, अब तुम्हारी उम्र पति को पुकारने की है, ना कि पापा को। मन्नत हैरान हो गई और एक उंगली अपने मुंह में डालकर उसे चबाते हुए बोली, पर मेरे पति कहाँ है? अभ्युत उसकी तरफ मुड़ा और उसके मुंह से उंगली को बाहर निकाल दिया और उसकी उंगली को अपने हाथ से साफ करते हुए बड़े जुनून से बोला, ये आदत सही नहीं है, जम्स मुंह में जाते हैं बच्ची। मन्नत को अब जाकर होश आया और उसने झट से अपनी उंगली उसके हाथ से छुड़ा ली। अभ्युत ने अपने हाथ को नशे से देखा और बोला, बहुत जल्द पति से भी मिल लेगी मेरी बच्ची। मन्नत को उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने ज्यादा दिमाग लगाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप उसे घूरने लगी। अभ्युत उसके मासूम चेहरे को देख रहा था और मन में सोच रहा था कि ये लड़की काफी मासूम है, इसकी हरकतें किसी बच्चे से कम नहीं है। अभ्युत को इसे बड़े अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, पर इसकी कुछ आदतें अभ्युत को बार बार गुस्सा दिला देती हैं। मन्नत अभ्युत के चेहरे को गौर से देख रही थी। सच में ये इंसान है तो बड़ा ही हैंडसम, बिल्कुल किसी हीरो की तरह, पर पता नहीं क्यों उसके पास आ जाते ही उसे डर लगने लगता है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे और अचानक मन्नत को खांसी आने लगी, जिसकी आवाज सुनकर अभ्युत अपने ख्यालों से बाहर आया और हैरानी से उसे देखने लगा। मन्नत जोर जोर से खांस रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उसकी हालत देखकर अभ्युत परेशान हो गया और उसने मन्नत का हाथ पकड़कर उसे घुमाया और उसकी पीठ थपथपाने लगा। अभ्युत ने महसूस किया कि ये लड़की काफी नर्म है, इसका बदन रुई की तरह नाजुक सा है। उसने थपथपाना छोड़ दिया और उसकी पीठ को सहलाने लगा। कुछ देर में मन्नत की खांसी बंद हो गई। अब जाकर मन्नत ने चैन की सांस ली। तभी अभ्युत ने उसे पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और सख्ती से बोला, तुम्हें खांसी कैसे आ सकती है? मन्नत बोली, मुंह से। अभ्युत बोला, बच्ची, ज्यादा टेढ़े जवाब मत देना मुझे, जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया जाए। मन्नत सहम गई और धीमे से बोली, पर खांसी तो मुंह से ही आती है ना राणा जी। अभ्युत बोला, तुम एकदम लापरवाह इंसान हो, तुम्हें आज के बाद कभी खांसी आनी नहीं चाहिए, वरना फिर मैं बताता हूं तुम्हें। मन्नत उसे हैरानी से देखने लगी। अब खांसी आना ना आना उसके हाथ में थोड़ी ना था। अभ्युत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। मन्नत को उससे दूर जाना था, पर वो अब क्या ही कर सकती थी। अभ्युत उसे गाड़ी के पास लाया, तभी उसने अपने गार्ड को इशारा किया तो वो गार्ड पानी की बोतल लेकर आया और अभ्युत को पकड़ा दिया। राणा साहब ने मन्नत का हाथ छोड़ा और पानी की बोतल का ढक्कन खोल दिया और मन्नत की तरफ बढ़ाकर सख्ती से बोले, लो पियो इसे। मन्नत ने नाम में सर हिला दिया तो अभ्युत ने उसे आंख दिखा दी। मन्नत ने झट से पानी की बोतल ले ली और उसमें से एक दो घूंट पानी पी लिया और बोतल को वापस अभ्युत की तरफ बढ़ा दी। अभ्युत ने उसे घूरते हुए बोतल ले ली और गार्ड को दे दी। गार्ड वहां से चला गया। अब वहां पर सिर्फ मन्नत और अभ्युत खड़े थे। अभ्युत ने उसे छुड़ा और अपनी जेब में हाथ डालकर थोड़ा सख्ती से बोला, यूं खुले बाल ले हवा में उड़ाती हुई किसके पीछे बैठी थी? मन्नत ने याद किया और बोली, कार्तिक के साथ। अभ्युत बोला, आज के बाद मुझे इस तरह कहीं भी नजर मत आना। मन्नत बोली, पर क्यों? आपको पता है मुझे बाइक पर बैठना बहुत पसंद है। वाओ, कितना मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा आती है, खुला आसमान, सब कुछ बहुत खूबसूरत होता है। अभ्युत को उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और बोला, तुम सिर्फ मेरे पीछे बाइक पर बैठ सकती हो और किसी के नहीं। याद रखना, तुम्हारे आसपास कोई भी मंडराया ना तो उसके हाल कुछ ठीक नहीं रहेंगे उसके बाद से। मन्नत ने उसकी धमकी सुनकर मासूमियत से कहा, मुझे पापा के पास जाना है, आपसे तो डर ही लगता है बस। मन्नत की बात सुनकर अभ्युत को और गुस्सा आ गया और वो अपनी दांत पीसते हुए बोला, बच्ची, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप मेरी बात मान जाओ, बस कुछ वक्त की ही बात है, बाद में तो तुम्हारी लगाम मेरे हाथों में ही होगी। मन्नत ने सर झुका दिया और जमीन को देखने लगी। हवा चल रही थी जिससे उसकी बालों की लटें उड़कर उसके चेहरे पर आ रही थी। अभ्युत ने जब ये देखा तो उसका गुस्सा कम होने लगा। उसका हाथ अपने आप आगे बढ़ गया और उसने उस लट को मन्नत के कान के पीछे कर दिया और बेहद जुनून से बोला, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम पर बच्ची। मन्नत ने नजरें उठाकर उसे देखा और देखती ही रह गई। क्या जुनून और शिद्दत थी इस आदमी की आंखों में, जो किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी थी। अभ्युत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी में बैठा दिया और खुद उसके पास बैठ गया। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई। मन्नत चुपचाप बैठी हुई थी। उसकी तो जान हलक में अटकी हुई थी। पता नहीं अब वो कहाँ जा रही थी इस आदमी के साथ। वो बार बार अपनी तिरछी नजरों से अभ्युत की तरफ देखने की कोशिश कर रही थी, जो बिना किसी भाव से आगे की तरफ देख रहा था। अभ्युत के चेहरे पर एकदम शांति छाई हुई थी। उसके दिमाग में कुछ बहुत खतरनाक चल रहा था, जिसे वो जल्दी अंजाम देने वाला था। मन्नत को उसकी शांति से भी अजीब सा महसूस हो रहा था। पता नहीं कब भड़क उठे राणा साहब। मन्नत ने मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। तभी उसके कानों में अभ्युत की भारी आवाज आई, बच्ची, रेडी रहना, बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ। मन्नत कुछ बोलती इससे पहले गाड़ी रुक गई और अभ्युत बोला, जाओ और मेरा इंतजार करो। मन्नत ने खिड़की से बाहर देखा कि उसका घर आ चुका था। मन्नत के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जो अभ्युत के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। मन्नत मुस्कुराती हुई अभ्युत के सामने देखने लगी। उसकी आंखों की चमक और प्यारी सी मुस्कान देखकर अभ्युत का दिल धक धक करने लगा। कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है? कैसे किसी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो कठोर आदमी को भी नरम दिल बना सकता है? अभ्युत दीवानों की तरह मन्नत के चेहरे को, उसकी मुस्कान को देख रहा था। उसका मन कर रहा था वो उम्र भर के लिए इस खूबसूरत चेहरे को थाम ले और कभी खुद से दूर न जाने दे। अभ्युत ने अब ठान ली थी कि वो इस लड़की को किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी में लाकर दम लेगा, चाहे उसे किसी से भी भिड़ना क्यों न पड़े। अभ्युत अपने ख्यालों में ही गुम था। तभी मन्नत मासूमियत से बोली, राणा जी सुनिए ना, अरे आप सुनते क्यों नहीं? कब से बुला रही हूँ मैं, सुनिए तो। अभ्युत अपने ख्यालों से बाहर आया और मन्नत की तरफ देखने लगा। तभी मन्नत बोली, राणा जी मेरा घर आ गया है, मैं जाऊँ क्या? अभ्युत मन्नत के हिलते हुए होठों को बेकरारी से देखते हुए बोला, जाओ। इतना सुनते ही मन्नत ने आव देखा ना ताओ, सीधा गाड़ी से बाहर निकल गई और बिना रुके तेजी से अपने घर के अंदर चली गई। अभ्युत उसे किसी बच्चे की तरफ भागते हुए देख रहा था और वो कुछ ही देर में उसकी नजरों से ओझल हो गई। अभ्युत ने अपना मुंह फेर लिया और जुनून से बोला, चलो। उसकी गाड़ी तेजी से राणा ग्रुप इंडस्ट्रीज की तरफ बढ़ने लगी। आज का पूरा दिन यूं ही बीत गया। रात के 8 बज रहे थे। राव परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना डिनर कर रहे थे। मन्नत आज जो कुछ हुआ उसे भूल गई थी और मजे से अपना डिनर कर रही थी। सब लोग खुश थे, आने वाले समय से अनजान। मानव जी प्यार से मन्नत को देख रहे थे, वही सोनल जी उसे चिंतित होकर देख रही थी। उन्होंने अपने मन में कहा,
हे ठाकुर जी महाराज, मेरी बच्ची का भविष्य उज्जवल कर देना। इसका हाथ किसी अच्छे लड़के के हाथ में ही जाए, ऐसा इसे आशीर्वाद देना। मेरी रूफी बहुत मासूम है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। बस इसके साथ भी कभी कुछ बुरा मत करना। इसे हद से ज्यादा प्यार करने वाला जीवन साथी देना, जो कभी इस पर गुस्सा ना करे बल्कि इसे प्यार से रखे। ठाकुर जी ने मन्नत के लिए क्या सोच रखा था, ये तो आने वाले समय में बहुत जल्द सबको पता चल ही जाएगा। सब लोग अनजान थे और उधर अभ्युत अपने कंपनी के टॉप फ्लोर पर एकदम किनारे पर खड़ा हुआ था। शर्ट की स्लीव्स फोल्ड की हुई थी और उसके चेहरे पर हद से ज्यादा जुनून सवार हो रहा था। क्या होगा कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 11। अभ्युत बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एकदम किनारे पर खड़ा हुआ पूरे शहर को देख रहा था। रात के अंधेरे में शहर की रोशनी काफी हसीन लग रही थी। ठंडी हवाएं चल रही थी जिसमें अभ्युत के जल से सेट किए हुए बाल बिखर कर उसके माथे पर आ रहे थे और उसे हद से ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। अभ्युत कुछ बहुत गहरा सोच रहा था और अचानक उसके चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो जुनून से बोला, नाउ इट्स माय टर्न बच्ची, यू जस्ट वेट एंड वॉच। अभ्युत की मुस्कान के पीछे कुछ गहरा और खतरनाक छुपा हुआ था जो अभी सबके सामने आना बाकी था। शक्ति पिछले 10 मिनट से अभ्युत को देख रहा था। उसे चिंता हो रही थी कि कहीं अभ्युत का पैर फिसल गया तो वो इतनी ऊंचाई से गिर सकता है, पर अभ्युत ने उसकी एक नहीं सुनी और अपनी मनमानी करता रहा। काफी देर सहन करने के बाद शक्ति बोला, राणा साहब, बड़ी मालकिन का कई बार कॉल आ चुका है। कह रहे हैं कि जब से आप सिंगापुर से आए हैं उनसे मिले भी नहीं हैं और उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अभ्युत के सामने उसकी मां का चेहरा घूमने लगा। उसने अपनी शर्ट की स्लीव्स को ठीक किया और किनारे से दूर होकर शक्ति की तरफ बढ़ गया। शक्ति ने उसे उसका कोट थमा दिया। अभ्युत ने बिना किसी भाव से अपना कोट पहन लिया और शक्ति से बोला, उन्हें इंतजार करवाना मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर अभ्युत तेजी से वहां से चला गया। शक्ति भी उसके पीछे पीछे चल दिया। रात के 9 बज चुके थे। दादी सा और सानिया पैलेस के बड़े से आलिशान हॉल में सोफे पर बैठकर इधर उधर की बातें कर रही थी। वहीं अजय जी, जो 2 घंटे पहले ही कंपनी से आए थे, अभी भी स्टडी रूम में किसी मीटिंग में व्यस्त थे। पैलेस के बाहर एक साथ 4 गाड़ियां लाइन से आकर रुकी। शक्ति ने आगे वाली गाड़ी का गेट खोला तो अभ्युत प्रताप राणा अपने रॉब से बाहर निकल आए और कोट को ठीक करते हुए अंदर चले गए। अभ्युत हॉल में आया और अपनी तेज नजरों से इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में सख्त पर उतनी ही खूबसूरत आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर अभ्युत ने उस तरफ देखा तो सामने एक सभ्य और सुसंस्कृत औरत ब्रांडेड मैरून साड़ी पहनकर खड़ी थी, जिसके चेहरे पर बिल्कुल अभ्युत की तरह ही रौब और गुरूर था। उनके गले में मोतियों का बड़ा सा हार पहना हुआ था और उसके मैचिंग ईयररिंग भी पहने हुए थे। बालों का चूड़ा बना हुआ था। हाथों में हीरे जड़े हुए कंगन और हीरो की 3 से 4 अंगूठियां धारण की हुई थी। माथे पर मीडियम साइज की बिंदी लगी हुई थी और मांग भरी हुई थी। चेहरा काफी सुंदर था पर उस पर घमंड भी जोरों पर था। अभ्युत की तरफ देखकर वे अपने शान से बोली, आपको अब वक्त मिला है अपनी मासा के लिए। हमें तो लगा था इस खानदान के बारे में हमें भूल गए हैं। अभ्युत ने उनकी तरफ अपनी तेज नजरों से देखा और काफी देर तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। वहीं सोफे पर बैठी दादी सा और सानिया उन दोनों के घमंडी चेहरे को देखकर मुंह बना रही थी। अभ्युत आगे बढ़ा और बोला, आपने ही सिखाया है काम और नाम के साथ कोई समझौता नहीं, तो बस वही कर रहा था। अभ्युत की बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर गुरूर से भरी मुस्कान दे गई और वो बेहद गर्व से बोली, बस यही उम्मीद है हमें हमारे बेटे से। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए और राणा खानदान का नाम और ऊंचा कर दीजिए। औरत की बात सुनकर अभ्युत ने कुछ कहा नहीं, बस हल्के से अपना सर हिला दिया। औरत आगे बढ़ने लगी और ठीक अभ्युत के सामने जाकर खड़ी होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और बोली, अभ्युत, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। अगर आपके पास बस 10 मिनट का वक्त है तो हमें बता दीजिए। अभ्युत बोला, ठीक है। इतना कहकर अभ्युत सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। उसके जाते ही सानिया और दादी सा आपस में बातें करने लगी। तभी सानिया को हंसी आ गई और वो बेबाक तरीके से हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर उस औरत के चेहरे के हाव भाव बदल गए और वो सानिया की तरफ देखकर सख्ती से बोली, सानिया, ये किस तरह से हंस रही हैं आप? आपकी हंसी सुशील और सौम्य होनी चाहिए, ना कि वो जंगली लोगों जैसी। ये है अभ्युत की मां आर्तिका अजय प्रताप राणा। दिल की बुरी नहीं है पर स्वभाव से बड़ी सख्त है। इनके लिए इनके खानदान की मान मर्यादा और शान ही सब कुछ है। अभ्युत पूरा का पूरा अपनी मां पर ही गया है। बस अभ्युत का गुस्सा हद से ज्यादा खतरनाक है, जो आसानी से कम नहीं होता बल्कि बढ़ता ही जाता है। आर्तिका जी की बात सुनकर सानिया की हंसी गायब हो गई और वो अपनी जगह से खड़ी होकर धीरे से बोली, सॉरी मासा, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। आर्तिका जी बोली, बेहतर होगा आपके लिए। इतना कहकर आर्तिका जी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चली गई। उनके जाते ही सानिया ने चैन की सांस ली और दादी सा के पास बैठ गई। दादी सा ने लाचारी में अपना सर हिला दिया और कहा, अभ्युत तो आर्तिका के रंग में ढल चुके हैं, बिना किसी भावना के एक पुतले बन चुके हैं और 24 घंटे बस काम काम और काम। इसके अलावा उनका ताज, उनका गुस्सा और है ही क्या हमारे पोते की जिंदगी में। एक माँ होकर भी आर्तिका समझ नहीं पा रही है कि हर वक्त खानदान की परंपरा और रुतबे नहीं चलाने चाहिए। अपने औलाद की खुशी और उसकी मर्जी भी देखनी चाहिए। लेकिन इन्होंने अभ्युत को बचपन से ऐसा बना दिया है कि उनके नस नस में खानदान की मर्यादा और शान दौड़ती है। पता नहीं क्या होगा इनके भविष्य का, क्योंकि आजकल ऐसी लड़कियां नहीं होती है जो इतने रीति रिवाजों और मान मर्यादाओं को संभाल सके। हे ठाकुर जी, हमारे पोते की जिंदगी में भी प्यार भेज दो, जो इसे वो सारी खुशियां और सुकून दे सके जिनसे वो इतने सालों तक दूर रहा है। एक सख्त इंसान की जिंदगी में फूल से कोमल कली को भेज दो, जो इसे भी अपनी तरह बना दे। दादी सा की बात सुनकर सानिया बोली, आप सही कह रही हैं दादी सा, आजकल कोई भी लड़की इतने सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं मानती है। मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं उसी दौर से गुजर रही हूँ। जैसे भाई है, जरूरी थोड़ी ना है कि वैसा ही स्वभाव होने वाली भाभी का भी हो। हमें हमारे घर का माहौल बदलना होगा दादी सा, वरना। दादी सा बोली, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पर ये तीनों किसी की नहीं सुनते हैं। इनके दिमाग में बस खानदानी कीड़ा घुसा हुआ है। अब तो ठाकुर जी ही सब कुछ संभाल लेंगे, हमें यकीन है। दोनों दादी पोती इसी चिंता में विचार विमर्श करने लगी। वहीं अभ्युत अपने जिम एरिया में सिर्फ पैंट पहने भारी से भारी डंबल्स को उठा रहा था। उसके पूरे बदन पर पसीना आ रहा था। तभी उस बड़े से जिम का डोर नॉक हुआ। अभ्युत बिना किसी भाव से बोला, आइए। आर्तिका जी अंदर चली आई और ठीक अभ्युत के पीछे खड़ी होकर उसे देखने लगी। हालांकि उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। अभ्युत वेट लिफ्टिंग करते हुए जुनून से बोला, जल्दी कहिए क्या बात करनी है आपको, क्योंकि बाद में मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। अभ्युत की बात सुनकर आर्तिका जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और गुरूर से बोली, क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? राणा खानदान के चिराग की जिंदगी में कुछ तो बदल गया है, कुछ नया और खास हुआ है, बताइए, क्योंकि हम माँ हैं आपकी, आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आपके मिजाज बदले बदले से हैं। अपनी माँ की बात सुनकर अभ्युत के चेहरे के आगे मन्नत का मुस्कुराता हुआ मासूम सा चेहरा घूमने लगा। अभ्युत की आंखें अपने आप बंद हो गई। उसकी धड़कनें असामान्य रफ्तार से चलने लगी। राणा जी के चेहरे पर कातिल मुस्कान दे रही थी, जो बेहद आकर्षक और हसीन लग रही थी। अभ्युत की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर आर्तिका जी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उनके चेहरे के हाव भाव को देखकर दंग रह गई।
आर्टिका जी ने पहली बार अभ्युत को इतने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए देखा था। उसकी मुस्कान में कुछ गहरा छुपा हुआ था। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा जुनून सवार हो चुका था। आर्टिका जी हैरानी से उसे देखकर बोली, क्या बात है, हमें कुछ तो अलग अलग लग रहा है, बताइए अभ्युत। अपनी माँ की बात सुनकर अभ्युत ने अपनी आंखें खोली और जुनून से उनकी तरफ देखकर बोला, पहले आप बताइए आपको क्या बात करनी है, क्योंकि उसके बाद मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। आर्टिका जी ने उसे बहस करना ठीक नहीं समझा और बोली, आपके लिए मिस्टर राठौर की इकलौती बेटी का रिश्ता आया है। वे पिछले 1 साल से आपके लिए हमसे बात कर रहे हैं, पर हर बार हमने बात को टाला है क्योंकि आप तैयार नहीं थे। लेकिन अब हमें लगता है कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। अपने लिए नहीं तो कम से कम इस खानदान के लिए ही कर लीजिए। हमें अब एक बहू की जरूरत है। अभ्युत के चेहरे की कातिल मुस्कान अचानक गायब हो गई। धीरे धीरे उसके चेहरे पर गुस्सा छाने लगा। उसने हाथ में पकड़े डंबल्स को नीचे गिरा दिया, जिससे आर्टिका जी चौंक गई, पर लगातार उसके चेहरे को देखती रही। अभ्युत ने अपनी मुट्ठी कस ली और सख्ती से बोला, शादी मैं अपने लिए ही करूंगा और करने जा भी रहा हूँ। अभ्युत की बात सुनकर आर्टिका जी हैरान रह गई। तभी अभ्युत बोला, आपने अपनी बात कह दी है, अब मेरे फैसले की बारी है। आज पूरे परिवार के सामने मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इतना कहकर अभ्युत तेजी से पलट गया और उसने साइड टेबल पर रखी अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनते हुए जिम से बाहर आते हुए बोला, सबसे कह दीजिए अगले 5 मिनट में हॉल में हमसे मिले। आज अभ्युत प्रताप राणा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा है। अभ्युत तेजी से वहां से चला गया और आर्टिका जी तो दंग खड़ी रह गई। पता नहीं आज ये क्या करने वाला है और क्या फैसला लेने जा रहा है। जो भी हो, पर किसी की हिम्मत नहीं है कि अभ्युत के खिलाफ जा सके, क्योंकि फिर वो अपने आपे से बाहर हो जाता है और चारों तरफ तूफान खड़ा कर देता है। कुछ देर बाद सभी परिवार वाले हॉल में खड़े होकर अभ्युत के आने का इंतजार कर रहे थे। दादी और सानिया अभी भी सोफे पर बैठकर चिंता कर रही थी। अजय जी भी इधर उधर हॉल में टहल रहे थे। वहीं आर्टिका जी हाथों में हाथ डालकर खड़ी किसी गहरी सोच में गुम थी। उन्हें इंतजार था अभ्युत के फैसले को जानने का, उसकी बात सुनने का। सब लोग अपनी अपनी सोच में गुम थे। तभी सबके कानों में किसी के जूतों की आवाज सुनाई दी जो उनकी तरफ ही बढ़ रही थी। सबने एक साथ ऊपर सीढ़ियों की तरफ देखा तो अभ्युत गुरूर और रौब से नीचे उतरकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। क्या होगा अभ्युत का फैसला, जानने के लिए सुनते रहिए माय डेडली सीक्रेट लव, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।